मेंडलीज पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 जो है वो ग्रुप्स हैं यहाँ पर, जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं। और जो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसको उन्होंने 0 ग्रुप बोला। यहाँ पर सभी नोबल गैसेज उन्होंने रखी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, फिजिकल भी और केमिकल भी, लेकिन बेसिकली इन्होंने ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। आप देख सकते हैं ये नीचे इन्होंने ऑक्साइड्स के टाइप लिए हुए हैं कि एलिमेंट किस तरह का ऑक्साइड जो है वो बनाता है। जैसे आप देखिए नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज तो इनर्ट मेटल्स हैं, इनर्ट एलिमेंट्स हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करते और इनके इसलिए इनको आर की फॉर्म में इन्होंने छोड़ दिया। जबकि जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं ये सब R2O टाइप के ऑक्साइड जो हैं वो बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है वो H2O बनाएगा, लिथियम है वो Li2O बनाएगा, सोडियम Na2O टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं सब ये R2O, R एक जनरल एलिमेंट हो गया, उसके तरह ऑक्साइड से बनाते हैं। इसी तरह से सेकंड ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं वो सब RO टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे BeO बेरिलियम, MgO मैग्नीशियम, CaO कैल्शियम, इस तरह से। तो इन्होंने ऑक्साइड फॉर्मेशन को बेस माना और ये बताया कि वो सारे एलिमेंट्स जो एक ही टाइप का ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी हैं, सिमिलर है, इसलिए वो सेम वर्टिकल कॉलम में आने चाहिए। जैसे ही थर्ड ग्रुप का बोरॉन है, B2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम Al2O3 बनाएगा, लेंथेनम La2O3 बनाएगा, इस तरह से। साथ ही साथ कुछ एलिमेंट्स के उन्होंने हाइड्राइड्स ही बताए। ये जो फोर्थ ग्रुप के मेंबर है जैसे कार्बन है, ये CH4 टाइप का हाइड्राइड्स बनाएगा। जो फिफ्थ ग्रुप के मेंबर्स हैं ये RH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे, ये आपका RH2 टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। इस तरह से इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी 64 लगभग एलिमेंट्स से उससे ज़्यादा एलिमेंट्स थे, उनको इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम में अरेंज किया। जैसा आपको मालूम है कि कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, इसीलिए जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहलाती है, या उसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। क्या क्या कमियां रही वो अब हम सीख लेते हैं। सबसे बड़ी कमी तो यही थी, इन्होंने ये कहा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि हेनरी मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1913 में, जिसमें उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर के बीच में, और देखा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, ना कि एटॉमिक मास। जबकि एटॉमिक मास पे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो हेनरी मोजले ऑब्जर्व regularities in the characteristic X-ray spectra of the elements. A plot of square root of frequency against atomic number Z gave a straight line and not the plot of स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के साथ जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी का तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही थी, एटॉमिक नंबर के साथ में आ रही थी। तो इससे इन्होंने ये कंफर्म किया दैट एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट
देन इट्स एटॉमिक मास, यानी कि एलिमेंट के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हमें एटॉमिक नंबर की हेल्प से मिलती है, ना कि एटॉमिक मास की हेल्प से मिलती है। यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो ज़्यादा एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर। और इसीलिए इन्होंने जो मेंडलीज पीरियोडिक लॉ था उसे चेंज किया और एक नया पीरियोडिक लॉ दिया जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1913 तक जो मेंडलीव थे वो ऊपर पहुंच गए थे, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। और उनके जाने के बाद ये चीज़ डिस्क्लोज हुई कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो ज़्यादा डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक मास पर। और जब ये चीज़ सामने निकल के आई तो काफ़ी लोगों ने तो रिपेंड किया, बोले यार बताओ क्या सोच रहे थे, क्या निकला। और ये बहुत अच्छा रहा कि मेंडली तब तक नहीं रहे थे, क्योंकि मेंडलीव अगर तब होते तो एक बड़ी लंबी जंग जो है वो चलती, क्योंकि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास, क्योंकि उनको अपनी स्टडी पे बहुत बिलीव था और वो सब समझ रहे थे कि मैंने बिल्कुल सही बात पकड़ ली है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो हमें सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट जो है वो रिपीट होगा ही होगा। तो यहाँ वो गलत साबित हो रहे थे। तो इसलिए जो था, जब ये बात डिस्क्लोज हो गई कि प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर, तो ये लॉ जो था वो चेंज कर दिया गया और इस लॉ को बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एग्जिस्टेंस में आया तब तक लगभग 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नोन थे और नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एक्टीनियम, प्रोटैक्टीनियम ये एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे एज ए ओर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के जो ओर था उसके संग ये मिलते थे। उसके बाद दिक्कत क्या हुई, हर साइंटिस्ट की कोशिश थी नए एलिमेंट जो वो डिस्कवर किए जाए और काफ़ी लोग एक साथ अलग अलग जगह पे वर्क करने लगे और उनको सक्सेस भी मिल रही थी, नए नए एलिमेंट भी डिस्कवर हुए और एक कंपटीशन सा डेवलप हो गया कि मैंने नया एलिमेंट डिस्कवर किया, मैंने नया एलिमेंट डिस्कवर किया। और उस कॉम्पिटिशन्स के चक्कर में आईपीसी ने पहले ये कह रखा था कि जो भी पर्सन, जो भी साइंटिस्ट जिस एलिमेंट को डिस्कवर करेगा वो जो नाम सजेस्ट करेगा उसके नाम के अकॉर्डिंग ही हम एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखेंगे। जैसे मान लीजिए भाई अमित है, उसने डिस्कवर कर दिया तो उसने सजेस्ट कर दिया भाई मेरे नाम से रखो, तो वही अमितेनियम नाम रख दिया। दूसरा कोई सचिन था, वो सचिनेनियम हो गया। कोई रदरफोर्ड था तो उन्होंने कहा भाई रदरफोर्डियम नाम रख दो। कोई बर्क थे तो उन्होंने कहा बर्केलियम नाम रख दो। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप 5-7 लोग एक लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो कंट्रीब्यूशन तो सभी का है, लेकिन उसमें से सेल्फिश लोग हो गए कुछ, उन्होंने कहा भाई ऐसा है ये मैंने डिस्कवर किया और उन्होंने डाटा जो था आईयूपीएसी को सबसे पहले भेज दिया। बाद वाले ने बाद में भेजा, सबने अलग अलग क्लेम कर लिया कि ये मैंने डिस्कवर किया, मैंने डिस्कवर किया। आईयूपीएसी पे इतना टाइम क्या है भाई, आईपीसी ने कहा ऐसा है तुम्हारी लड़ाई जो है वो बात को देखेंगे, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं वो तुम बात ध्यान से सुनो। और वो बात ये है कि पहले आप सभी लोग डाटा हमें भेजेंगे और तब हम कंफर्म करेंगे डाटा के अकॉर्डिंग कि किस ने ये एलिमेंट डिस्कवर किया है। और जब ये बात कंफर्म हो जाएगी तो जो नेम, जो रियल डिस्कवरर है, जो सजेस्ट करेगा उसी नाम से उस एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में रख देंगे। टिल देन IUPAC suggested a classification by using following notations, especially for those elements whose atomic number was 100.
IUPAC suggested now the element will be placed according to this notation of nomenclature of IUPAC, not as per the name suggested by the discoverer. हाँ, जब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, then whatever name will be suggested, with that name the element will be kept in the modern periodic table. What he did, they suggested if the atomic number starts with the 0 means 1 के लिए इन्होंने nil यूज किया, for 1 they use un, for 2 bi, for 3 tri, 4 quad, 5 pent, 6 hex, 7 sept, 8 oct, 9 n. तो इस तरह से मान लीजिए कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, और काफी लोगों ने क्लेम कर दिया आईयूपीएसी को, भाई ये हमने डिस्कवर किया, ये हमने डिस्कवर किया है। तो उस समय टाइम बीइंग जो नाम है एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, वो इस नोटेशन के हिसाब से रखा जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अन। उसके बाद क्या है, 0, देन यू यूज निल, और देन 1 अन। तो अन, निल, अन। और जिस तरह से आप जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, तो वैसे यहाँ पे ईएम लगाना है, अन, निल, अन, ईएम। और जो फर्स्ट लेटर है वो एज ए एब्रिविएशन आप यूज करोगे। जैसे अन के लिए यू यूज कर लिया, निल के लिए एन यूज कर लिया, और फिर अन के लिए यू यूज कर लिया। तो ये अन, निल, अन, ईएम हो गया। बाद में इसका नाम मेंडेलिवियम रखा गया। ये मेंडेलीव ने डिस्कवर नहीं किया था। सीबर्च, बर्केलियम, बर्ग वगैरह जो थे, इन्होंने इस एलिमेंट को, सिबॉर्जियम वगैरह थे, इन्होंने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया और मेंडेलीव को रिगार्ड देने के लिए बोले भाई इन्होंने काफ़ी अच्छी फाउंडेशन डाली है पीरियोडिक टेबल के लिए, तो मेंडेलीव को रिगार्ड देने के लिए इस 101 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का जो नाम था वो मेंडेलिवियम रखा, सिबॉर्जियम और बर्केलियम की लेबोरेटरीज ने। तो इसका सिंबल क्या रहेगा, MD रहेगा। तो ये मेंडेलीव ने डिस्कवर नहीं किया। जो बहुत ही घटिया किस्म के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ दे देते हैं द एलिमेंट मेंडेलिवियम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो उसमें लिखा होता है मेंडेलिवियम। जिन बच्चों को नहीं पता होता है बड़े दांत दिखाते हुए लगा के आ जाते हैं मेंडेलिव हमने तो एक सही कर लिया, ठीक है, तो गलत है उनका। ये मेंडेलिव ने डिस्कवर नहीं किया था, ये सिबॉर्जियम और बर्केलियम की लेबोरेटरीज ने डिस्कवर किया था। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 102 है, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 2 के लिए बाई यूज करके अन, निल, बाई, ईएम, और एज ए सिंबल UNB। आज भी आप देखेंगे जो आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल पब्लिश है उसमें इसी तरह से सिंबल दिए हुए, देखिए यहाँ पे तो लगभग सब दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहले की जो पीरियोडिक टेबल आती थी उसमें जिनके डिस्कवर नहीं हुए थे, नेम नो नहीं थे, डिस्कवर होने के बाद कंफर्म नहीं था, उनको फिर सिंबल की फॉर्म में दिया है। आजकल तो लगभग सभी सिंबल आ गए। इसी तरह से अगर 113 है तो अन, अन, ट्राई, ईएम, और UUT, इसको निहोनियम बोलते हैं आज की तारीख में, ठीक है। 110 अन, अन, निल, ईएम, UUN, टर्मस्टेडियम, TS। तो ये एलिमेंट जो है वो जिस तरह से एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर वाले एलिमेंट में दिक्कत आ रही थी, तो आईयूपीएसी ने सजेस्ट किया कि कोई लड़ेगा नहीं, सब डाटा भेजो, हम पहले चेक करेंगे किसने एलिमेंट डिस्कवर किया, वो नाम जो सजेस्ट करेगा उसी नाम से हम रख देंगे। लेकिन मीनवाइल दुनिया को तो पता चलना चाहिए ये एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दिया जिसमें इन डिजिट्स के लिए नेम सजेस्ट किए और उनके एब्रीविएशंस भी दिए गए। तो कभी कभी आ जाता है आपको कि 112 एलिमेंट एटॉमिक नंबर का आईयूपीएसी नेम सजेस्ट करिए, तो अन, अन, बाई, ईएम, UUP के नाम से आप उसे रख देंगे। जो आपको पेपर भेजा है नहीं उसमें तो नहीं होगा क्या,
तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन रहा। जैसे कह रहे हैं भाई 120 एटॉमिक नंबर है, बताओ क्या नाम रखोगे अगर ये डिस्कवर हो गया। अभी तक तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 तक का अरेंजमेंट है, ठीक है, जनरली जो आप देखते हैं। लेकिन इससे बाद की भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए, 19 का भी डिस्कवर हो गया, 119 120 भी आ गया है, ठीक है ना। तो 120 के लिए क्या लेंगे भाई, अन अन नहीं नहीं सॉरी अन बाई निल ईएम, यानी कि यूबीएन, अन बाई निल ईएम। Now we classify the elements on the basis of their electronic configurations। ठीक है, ये आपके बहुत काम की चीज है, उसको हम बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ही पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स हैं आपके पास। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दे आर कॉल्ड पीरियड्स, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर सेड टू बी ग्रुप्स। Earlier these groups were named as first day, second day, but now we are using simple terms, that is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, 8 to 18. So there are total 7 periods and 18 groups in the modern periodic table or in the long form periodic table. So this periodic table has been classified also on the basis of electronic configurations. Now you see these first group and second group elements. These first and second group elements are S block elements. They are S block elements because the last electron in these elements enters in NS subshell, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं, इफ यू राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू विल ऑब्जर्व द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द S सबशेल। जैसे आप देखिए लिथियम का 2s1, बेरिलियम 2s2, 3s1 3s2, 4s1 4s2, सभी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में जा रहा है, S सबशेल में। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी S ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, they are called P block elements. Why they are called P block elements? Because their last electron enters in the P subshell. These elements of groups 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, they are called D block elements, or they are popularly called transition elements. Why they are called transition elements? Because their position, because the position of these D block elements is transition, intermediate of S block and P block in the periodic table. ये जो पोजीशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप की, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की तो है, इंटरमीडिएट तो है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इनकी पोजीशन ट्रांजिशन होने की वजह से, इंटरमीडिएट होने की वजह से, इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक होने की वजह से इनको हमने पॉपुलरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दिया है। एक सबशेल आपने और पढ़ी है, एक सबशेल आपने और पढ़ी है विच इज एफ सबशेल, और ये एफ सबशेल के जो एलिमेंट्स हैं वो आप देखेंगे दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल अलोंग विद लेंथेनम। ये जो आपके पास सिक्स्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप का मेंबर है लेंथेनम, उसके साथ ये 14 एलिमेंट्स सीरियम 58 टू लुटीशियम 71,
cerium 58 to lutetium 71. These 14 elements very much resemble with the sixth period and third group element lanthanum. अब अगर हम ये जो एलिमेंट्स हैं 58 वाला यहाँ रख दें, लैंथेनम के बाद यहाँ रख दें जहाँ पे हॉफनियम रखा हुआ है, तो सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सेम वर्टिकल कॉलम में नहीं आता। और अगर यहाँ रख दे इसी वर्टिकल कॉलम में, यहाँ एक्टिनियम रखा यहाँ रख दे, तो एटॉमिक नंबर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो बेस्ट तरीका क्या सजेस्ट किया गया कि इन 14 एलिमेंट्स को फ्रॉम सीरियम 58 टू लुटीशियम 71, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, these elements will be kept and studied along with lanthanum, and that's why they are popularly called lanthanoids. अगर आपसे कोई लैंथेनॉइड की पोजीशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सिक्स्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप अलोंग विद लैंथेनम। ऐसा नहीं बोलेंगे एट द बॉटम ऑफ पीरियड टेबल, they are placed at the bottom of periodic table but along with lanthanum, which is a member of sixth period and third group. Similarly, there is an element called actinium, which is seventh period and third group, and 14 elements from 90 thorium to lawrencium 103. These are 14 elements. They very much resemble in their properties along with lanthanum, which is a seventh period and third group element. That's why these 14 elements from 90 thorium to lawrencium 103 are kept and studied along with actinium and are popularly called actinoids. And they all are F block elements, and these F block elements because are studied along with transition element. Lanthanum and actinium are transition elements, and these F block elements are kept and studied with these transition element lanthanum and actinium. That's why they are popularly called as inner transition elements, क्योंकि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ही रखते और पढ़ते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको बोलेंगे। ठीक है बात? तो आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज एलिमेंट्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप हो गए? फर्स्ट एंड सेकंड। पी ब्लॉक फ्रॉम 13 to 18, डी ब्लॉक फ्रॉम 3rd to 12, and F block along with lanthanum and actinium G. Along with lanthanum and actinium, right? तो इसलिए इनको हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला, क्योंकि ये जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे आर केप्ट एंड स्टडीड along with lanthanum and actinium, which are the member of transition elements, and that's why these F block elements are popularly called inner transition element. तो अभी तक आपने ये सीखा है कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आपके पास आज की तारीख में हमें पढ़ना है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 4 तरह से क्लासिफाई की जाती है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ। S block elements are those elements in which last electron enter in S subshell. P block elements are those in which last electron enters in P subshell. And D block elements are those elements in which last electron, अभी के लिए बोल देते हैं, enters in D subshell। आपको रफली बताने के लिए ऐसा बोल देते हैं। और जो F block के elements हैं, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो F सबशेल में एंटर करेगा, ऐसा रफली अभी बोल देते हैं, हालांकि ऐसा डिफाइन नहीं किया जाता है।
उनको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो तभी आपको बताएंगे जब इनको डिटेल में हम बात करें। एक बात और भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। Representative elements means elements of group first, second and 13, 14, 15, 16, 17 and 18 are combinedly called representative elements. Why they are called representative elements? Because first member of each group depict or show the properties of all the elements present in the group. Meaning to say, if you study the properties of lithium, you will come to know about the properties of sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Means first member of each group represent the properties of rest of the elements present in the particular group. Similarly, if you study the properties of beryllium, you will come to know about most of the properties of magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Similarly, if you study the properties of boron in 13 group, you will come to know most of the properties of aluminium, gallium, indium, thallium and nihonium. सिमिलरली कार्बन की प्रॉपर्टीज को आप पढ़ लेंगे तो आपको इस ग्रुप के जितने मेंबर हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरोबियम, इन सब के बारे में बहुत हद तक पता चल जाएगा। हालांकि सब कुछ नहीं पता चलेगा लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा। इसी तरह से और भी मेंबर्स के लिए भी है और इन ग्रुप्स को इसलिए फर्स्ट मेंबर के नाम पे भी बोल देते हैं। लाइक 13 ग्रुप इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप इज कॉल्ड कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली और इनको हम पिनाकोजेंस भी बोलते हैं। पिनाकोजेंस का मतलब है इनकी जो गैसेस वगैरह है, जैसे नाइट्रोजन तो नहीं, अमोनिया है या फॉस्फीन है, ये बहुत ही सफोकेटिंग नेचर के होते हैं, आप इनकी प्रेजेंस में रह नहीं पाते, तो इसलिए जो मेंबर्स हैं 15 ग्रुप के इनको हम पिनाकोजेंस भी बोलते हैं। 18 ग्रुप के जो 16 ग्रुप के मेंबर्स हैं इसको हम ऑक्सीजन फैमिली या इनको हम चैल्कोजेंस भी बोल देते हैं। 15 ग्रुप को बोलते हैं पिनाकोजेंस, 16 ग्रुप को बोलेंगे हम चैल्कोजेंस। जो चैल्को वर्ड है वो आता है कॉपर के लिए और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 16 ग्रुप के, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ये कॉपर के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, ऐसे Cu2O, CuCO3, Cu2S, Cu2Se, इस तरह से, या CuFeS2। तो आप देखेंगे जितने भी मेंबर्स हैं 16 ग्रुप के वो ज्यादातर अर्थ क्रस्ट में कॉपर के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं और इसलिए इनको हम पॉपुलरली चैल्कोजेंस बोल देते हैं। चैल्को मीन्स कॉपर और जेंस मीन्स प्रोड्यूसिंग, यानी कि ऐसे मेंबर जो कॉपर के कंपाउंड बनाए, जैसे Cu2S, CuFeS2, Cu2Se, ये सब कॉपर के साथ अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं 16 ग्रुप के मेंबर्स, इसलिए इनको हमने चैल्कोजेंस बोल दिया। इसी तरह से 70 ग्रुप के मेंबर्स को हम बोलते हैं हैलोजेंस। हैलो जो आता है वो आता है सॉल्ट के लिए, हैलो कम्स फॉर सॉल्ट एंड जेंस मीन्स प्रोड्यूसिंग, यानी कि ये ऐसे मेंबर्स हैं जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप NaF ले लो, ये एक सॉल्ट है, NaCl ये एक टाइप का सॉल्ट है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KBr एक सॉल्ट है। तो ये जो एल्कली मेटल्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मैंने बताया नहीं, बताऊंगा आपको, हालांकि 10th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है आपने, तो ये उनके साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया ClBr को, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स या पॉपुलरली हैलोजेंस इनको हम बोलते हैं। हालांकि जो आस्टेटाइन है, टेनेसाइन है, ये थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, राइट। और 18 ग्रुप के बारे में आपको पता ही, इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं या इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं, या इनको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। जीरो ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, किसी कंबाइन ही नहीं करते। तो
केमिकल बिहेवियर शो नहीं करते, केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसलिए इनको हमने जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। तो आज आपको थोड़ा जनरल आइडिया लगा है कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, उसको हमने एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे क्लासिफाई किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फिर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंबाइनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फर्स्ट मेंबर के बारे में आप उनकी पढ़ लोगे तो उनके ग्रुप में जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया अच्छे से हो जाएगा। फिर आपने सीखा कि जो 13 ग्रुप है उसको बोरॉन फैमिली बोल दिया, 14 ग्रुप को आपने कार्बन फैमिली बोल दिया, नाइट्रोजन फैमिली को बोल दिया फिनेकोजेंस, क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो सफोकेटिंग नेचर के होते हैं। और चैल्कोजेंस कॉपर के लिए चैल्को वर्ड आ गया, तो जो कॉपर के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं जनरली वो चैल्कोजेंस कहलाएंगे। वो सारे 16 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। ये नाम अभी मैं मान के चलूँ आपको याद नहीं होते, उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल अपने घर में हैंग करनी होगी या उसको पेस्ट करनी होगी, ठीक है। इसी तरह से जो 70 ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको आपने हैलोजेंस बोला, क्योंकि ये 70 ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं या तो अल्कली मेटल से या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नोबल गैसेस आपके आ गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ओगेनिसॉन। ये सब आपके नोबल गैसेस हैं और ये जनरली केमिकली इनर्ट रहते हैं। हालांकि आजकल काफ़ी कंपाउंड्स इन नोबल गैसेस के पता भी चल चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, बहुत ही कम कंपाउंड से बनाते हैं। तो एक जनरल फ्रेमवर्क आपने देखा जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई पड़ता है। और अब हम इनके ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और उन ट्रेंड्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो साइज को समझना, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो या तो साइज पे डिपेंड करेंगी या उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगे। तो पहले हम इनके ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में भी डिस्कशन थोड़ा सा रहेगा इस चैप्टर में। आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी बातें आपसे फिर नेक्स्ट टर्न पे होंगी। इसको आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू।